देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, इसको 3 नियम है। न्यूटन ने 3 नियम दिया है मोशन के, गति, मोशन का मतलब होता है गति, गति का नियम, ठीक है। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिया है गति का या मोशन का। तो हम पहला नियम से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, गति का पहला नियम, इसको गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब गैलीलियो गैलीलाई नाम का साइंटिस्ट का नाम सुना है ना, गैलीलियो गैलीलाई, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया। अब सोचने में लग रहा होगा कि जब न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है फर्स्ट लॉ, तो इसमें गैलीलियो क्या कर रहा है, गैलीलियो का क्या काम है ना। यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अगर हम बोले कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, अगर इस बॉल को यहाँ रख दे, ऐसे मान लो यहाँ पे रख देते हैं, कोई प्लेन के ऊपर बॉल को ऐसे रख दे, ठीक है, तो ये बॉल क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है। और जब तक हम इसको फोर्स नहीं लगाएंगे ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है, आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ तक तो पता है। तो तुम लोग को ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो बॉल है या फिर कोई भी सामान है जो स्थिर अवस्था में रखा हुआ होता है, बहुत ध्यान से समझो, कोई भी सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा होता है, ऐसा लग रहा होगा ना कि वो उसका नेचुरल स्टेट होता है, वो प्राकृतिक उसका स्टेट है, वो प्राकृतिक उसका नेचर है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। ऐसा लग रहा होगा। मेरा बात समझ में आया? पहले हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझो ध्यान से, वरना लॉ समझ में नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं यदि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा हुआ है, ये कहीं पे रख दिया टेबल पे, ठीक है, ये रुका हुआ है, तो तुमको बोलेंगे ऐसा ऐसा जितना बॉडी है सब अपने जगह पे रखा हुआ है, जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगाए तब तक ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो अगर हम बोलेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो क्या बोलेगा तुम लोग? दिमाग में क्या आ रहा है? यही बात आ रहा है ना कि ये हो सकता है प्राकृतिक इसका हो, मतलब नेचुरली ये ऐसा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता हो और बिना फोर्स लगाए ये मोशन में नहीं आएगा। इसके अलावा और कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताओ। यही आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि इसका प्राकृतिक नेचर है कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, ठीक है। यही बात सोचा था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एरिस्टोटल। पहला साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है फर्स्ट लॉ का बात कर रहे हैं, ये तो बाद में जाके फर्स्ट लॉ बना, उसके पहले इसके ऊपर कुछ काम किया गया, ठीक है, उसके पहले इसके ऊपर कुछ हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है। उसी डेवलपमेंट को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको फर्स्ट लॉ और ये गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया में कुछ समझ में नहीं आएगा, रटते रह जाएगा कि गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समझ में नहीं आएगा कि ये गैलीलियो यहाँ कहाँ से घुस गया बीच में। तो न्यूटन के पहले नियम का मतलब, गति का पहला नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व हिंदी में, ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये उसका प्राकृतिक नेचर है, ठीक है, ये उसका प्राकृतिक नेचर है जिसकी वजह से कि वो रेस्ट में है, ठीक है, ये उसका प्राकृतिक नेचर है कि जिसके वजह से वो रेस्ट में है, और वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ये एरिस्टोटल ने कहा था। अभी ये सब तुम लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा। सोचो, अभी से हजारों साल पहले एरिस्टोटल ने यह बात बताया था कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये उसका प्राकृतिक नेचुरल स्टेट है, और जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसमें कोई मोशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये एरिस्टोटल ने कहा था कि रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट इन अ मोशन। समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्स लगना है तभी वो मोशन में आएगा, रटो मत, ध्यान से समझो। तो ये जो थ्योरी है आगे चल के ये गलत साबित हो गया, ठीक है, एरिस्टोटल का जो थ्योरी है ये आगे चल के गलत साबित हो गया। कैसे गलत साबित हो गया? एक साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीलाई, एक्चुअली में टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? यही है ना, टेलीस्कोप का आविष्कारक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू इस बात को गलत साबित कर दिया कि ये जो एरिस्टोटल ने कहा है ना कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये उसका प्राकृतिक अवस्था है, और जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन में नहीं रहेगा, ठीक है, और या उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आएगा। मतलब
चलते हुए बॉडी को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ठीक है। रुके हुए बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और लगातार इसको चलाने के लिए, मतलब हम यहाँ से इसको धक्का दिए और लगातार इसको चलाने के लिए एक फोर्स चाहिए। ये कहना था अरिस्टोटल का, ठीक है, कि कोई भी बॉडी का प्राकृतिक स्टेट होता है कि वो रेस्ट में रहे और उसको मोशन में रखने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है। यही तुम लोग के दिमाग में भी अभी है कि कोई चीज को मोशन में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। बिना फोर्स लगाए वो तो रुक जाएगा। यही बात है, अरिस्टोटल ने बताया था, लेकिन ये हो गया साबित गलत। फिर गैलीलियो एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को गलत साबित किया, ठीक है। अब देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था। करो पॉज। देखो, इसको कहते हैं गैलीलियो इंक्लाइन, ठीक है। इंक्लाइन का मतलब समझ में आता है? इंक्लाइन का मतलब होता है कि जब कोई चीज किसी एंगल पे झुका हुआ हो, उसको इंक्लिनेशन कहते हैं या इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा ना, समझ में आया इंक्लाइन क्या होता है? तो इंक्लाइन, इसको कहते हैं गैलीलियोज इंक्लाइन। गैलीलियो ने ये एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, जैसा हम बनाए बिल्कुल, ठीक है। गैलीलियो ने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया और इस पे एक एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे पहले देखो, ये बॉल है, ठीक है। इस बॉल को हम एक हाइट पे ले जाके छोड़ते हैं। मान लो हम इस हाइट से छोड़ रहे हैं, ये हाइट मान लो, यहाँ पे हम दाग लगा देते हैं। इस हाइट से इस बॉल को छोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस बॉल को छोड़ रहे हैं। अब देखना क्या होता है, ये एक हाइट अटेंड करेगा, एक हाइट तक जाएगा यहाँ पे। फिर से देखो, इस हाइट से छोड़ रहे हैं, इस हाइट से छोड़ रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है? अगर सीधा जाएगा तब टेबल हिल जा रहा है। एक हाइट तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक आया, जहाँ तक ये आया वहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। अब ये हम तो एक टेम्प्रोरी चीज़ बनाए, 100% तो एफिशिएंसी रहेगा नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को समझने का कोशिश करो। गैलीलियो ने बिल्कुल यही चीज़ बनाया था, इंक्लाइन, और उस पर क्या किया, एक बॉल को घुड़का के देखा। क्या हुआ, बॉल अपने हाइट को अटेंड कर रहा था। जिस हाइट से इसको छोड़ा गया उसी हाइट को इधर अटेंड कर रहा था, उसी हाइट पे जा रहा था, ठीक है। समझ में आया मेरा बात? जिस हाइट से बॉल को छोड़ा गया, ये बॉल वही हाइट अटेंड कर रहा है, उसी हाइट पे जा रहा है, यहाँ पे आके रुक रहा है। देखो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये 100% इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। ये तो कूट वूट का बनाए हुए हैं, ठीक है। 100% इंक्लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल को समझो। जिस हाइट से छोड़ा गया वो हाइट अटेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गैलीलियो ने, इसका इंक्लिनेशन लगातार कम करते चले गए, ठीक है। इस साइड का यही रह गया। हाँ, अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया, इंक्लिनेशन मतलब होता है जब कोई एंगल किसी डिग्री पे इंक्लाइंड हो, झुका हुआ हो, उसको इंक्लिनेशन कहते हैं या इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। मैथ्स में नहीं पढ़ा इंक्लाइंड प्लेन, झुका हुआ प्लेन, उसको इंक्लिनेशन ही तो कहते हैं, इंक्लाइंड कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? ये समझ में आया? अब इसको क्या किया गया, इसका इंक्लिनेशन कम किया गया, इसका एंगल कम कर दिया गया, इसका झुकाव एंगल कम कर दिया गया, ठीक है। बहुत दिक्कत से बनाइए, इसका एंगल को कम कर दिया गया, ये इंक्लिनेशन एंगल कम कर दिया गया, ठीक है। एंगल कम हो गया, पहले ज़्यादा था। अब फिर इस बॉल को यहाँ से छोड़ा गया, क्या देखने को मिलता है, ये फिर से यही हाइट तक अटेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये मार्क मारे थे, जब ये इस इंक्लाइंड पे था तो यहाँ से छोड़ रहे थे, यहाँ तक आ रहा था। लेकिन जब इसका इंक्लिनेशन एंगल कम कर दिए, ऐसे कम कर दिए, फिर भी ये क्या कर रहा है, अपने हाइट को जहाँ तक पहले जा रहा था वहीं तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने, उनके दिमाग में एक बात आया, अगर इसको हम पूरा सीधा कर दे तो, मतलब इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 0 कर दें, ये कर दें 0, 0 हो गया। यहाँ ध्यान दे लो, ये चीज़ है ना, समझ में कोशिश करते रह जाए, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन एंगल 0 कर दिए, देखो इधर का कॉपी हटा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये 0 हो गया, बिल्कुल प्लेन हो गया, सिर्फ इधर इंक्लाइंड है। अब फिर से इस हाइट से छोड़े तो ये बॉल क्या हो गया, चलते चला गया। ये बॉल यहाँ पे आके रुका क्या? नहीं रुका ना, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा भी इंक्लाइंड था तो ये बॉल यहीं तक आके रुक जा रहा था,
समझ में आया मेरा बात? समझ में आया? यही एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का, बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है? इस एक्सपेरिमेंट से एक बात ये समझ में आता है कि कोई भी रुके हुए बॉडी को चलाने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स का जरूरत होता है। ठीक है, कोई भी रुके हुए बॉडी को, ये बॉल रुका हुआ था लेकिन अगर हम यहां से छोड़ेंगे तो इसको फोर्स मिलता है ना, तो उस बॉल को चलाने के लिए, उस रुके हुए बॉडी को चलाने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स का जरूरत होता है। ठीक है, बंद करो। तो गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट देखा, उस एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आया, किसी भी रेस्ट बॉडी को मोशन में लाने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स का जरूरत होता है। अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज करने या उसको मोशन में लाने के लिए, जैसे वो बॉल था। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स चाहिए, लेकिन उस बॉल को लगातार चलाने के लिए, समझ में आ रहा है मेरा बात, उस बॉल को लगातार चलाने के लिए, उस बॉल का मूवमेंट लगातार हो, इसके लिए हमको कोई अनबैलेंस फोर्स का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, बट नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू सस्टेन इट इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। है ना, जो एक्सपेरिमेंट था, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है गैलीलियो इंक्लाइन प्लेन वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में देखो, ये जो इंक्लाइन था यहां से ससरा नीचे की ओर आया, और उसको स्ट्रेट लाइन में चलाने के लिए, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, एक जैसा होता है। अगर उसका वेलोसिटी एक जैसा रहे, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो अगर वो इंक्लाइन प्लेन से आया और एक ही यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मतलब लगातार एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। तो गैलीलियो का कहना था कि जो भी बॉडी है उसको मूव करने के लिए तो हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, उसको एक जगह से मूव करने के लिए, मतलब उसका स्टेट ऑफ रेस्ट को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। लेकिन लगातार स्ट्रेट लाइन में, बात ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन में, है ना, गैलीलियो पहले क्या कर रहे थे, कर्व कर रहे थे ऐसे करके। ठीक है, कर्व का बात नहीं कर रहे, लगातार स्ट्रेट लाइन में नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू सस्टेन इट इन यूनिफॉर्म मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन में लगातार उसको मूव करने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत नहीं होता है, ये कहना था गैलीलियो का। अब तुम लोग बोलेगा कि वो बॉल को हम यहां से ससरा के छोड़ दिए तो वो क्या लगातार स्ट्रेट लाइन में चलते रहेगा? कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा। लेकिन क्या उसको रोकने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं ना। एग्जाम्पल से समझो, कहाँ गया कपड़ा, ये रहा। देखो, अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, अगर यहां से बॉल नीचे की ओर आ रहा है तो ये कुछ दूर जाके, प्रैक्टिकली जो सही में होता है, कुछ दूर जाके तो रुकेगा ये बॉल। क्यों रुकता है? क्योंकि इस पे कोई बाहरी फोर्स लगता है। वो बाहरी फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन। वो बाहरी फोर्स होता है बॉल के नीचे फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शन ना हो, ऐसा आइडियल कंडीशन में अगर वो फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, तो ये बॉल कभी रुकेगा क्या? ये बॉल कभी रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसको मूव करने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक जगह से चलाने के लिए, इसका अवस्था को परिवर्तित करने के लिए, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए हमको फोर्स तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मोशन में है, अब इसका पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था, अब ये स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, अब इसके स्टेट ऑफ मोशन में इसको चलाने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि लगाता है हमारा फ्रिक्शन। इसीलिए अगर बॉल को हम किसी फोर्स से नीचे की ओर लुढ़का दें तो वो कुछ दूर जाके रुक जाता है प्रैक्टिकली मेथड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शन। अगर मान लो ऐसा कंडीशन होगा कि फ्रिक्शन लेस जमीन हो, उस पर 0% फ्रिक्शन हो, ठीक है, 0% फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन हो ही ना, तो वो बॉल दुनिया में कभी भी रुकेगा? ऐसे करके छोड़ दिए तो कभी नहीं रुकेगा। यही कहना था गैलीलियो का, और इसी टर्म को आगे चल के इनर्शिया कहा गया। इनर्शिया कहा गया। इनर्शिया का मतलब हिंदी में होता है जड़त्व। जड़त्व, अवस्था, स्टेट, उसके स्टेट को, जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में वो रहना चाहता है,
दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया, उसी को इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बंद कर दो, ऑफ कर दो उसको। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। यहाँ तक एक बात हुआ। इनर्शिया मैटर का वह अवस्था है, मैटर मतलब समझ में आता है तुम लोगों को, मैटर का वह अवस्था है जिसके वजह से वह अपने स्टेट को लगातार मेंटेन करके रखना चाहता है, ठीक है, लगातार मेंटेन करके रहना चाहता है। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। कोई बॉडी अगर चलता हुआ है तो वो लगातार चलता ही रहना चाहता है, ठीक है, कब तक? ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, एक जैसा सामान्य गति में चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो चलना चाहता है लगातार। और कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है तो लगातार स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। कब तक? तब तक कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल अप्लाई ना हो, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स लगे ना, ठीक है, तब तक वो अपने अवस्था को मेंटेन करके रखना चाहता है, ठीक है। और यदि कोई बाहरी बल भी उस पर लगता है तो पहले वो उसका अपोज करता है, अपोज करता है, थोड़ा सा अपोज करता है, मतलब थोड़ा सा उस स्टेट को बनाए रखने के लिए अपोज करता है, मतलब रेजिस्ट करता है। समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, इनर्शिया मैटर का वह गुण है जिसके वजह से वह अपने अवस्था को, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो, चाहे वो एक यूनिफॉर्म मोशन में लगातार चल रहा हो स्ट्रेट लाइन में, इस अवस्था को वो बनाए रखना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बाहरी बल अप्लाई ना किया जाए। दिस स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज इनर्शिया या जड़त्व। समझ में आया मेरा बात? फिर से समझ लो, अच्छे से ध्यान से समझ लो कि अगर कोई बॉडी मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में, ये बार बार हम लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, कहाँ गया स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन, ये ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन ये दो वर्ड ध्यान रखना, इसके बिना इनर्शिया का डेफिनेशन अधूरा है। समझ में आया? इसके बिना इनर्शिया का डेफिनेशन अधूरा है। तो यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में लगातार चल रहा है तो वो लगातार चलना चाहता है, और कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है, कहीं पे रखा हुआ है, तो वो स्थिर ही रहना चाहता है अपने स्टेट को। दोनों का तो अपना अपना स्टेट का मतलब अवस्था होता है ना, दोनों अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। यही जो स्थिति है मैटर का, यही जो मैटर का प्रॉपर्टी है, इसी को हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट का पता चलता है गैलीलियो के द्वारा, जो इंक्लाइन एक्सपेरिमेंट किया गया उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसीलिए इनर्शिया का जो जन्मदाता है, जो कह सकते हैं कि इनर्शिया कहाँ से निकला, तो वो गैलीलियो से निकला है, गैलीलियो के द्वारा दिया गया, इसीलिए गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब क्लियर हुआ? पॉज कर दो। इनर्शिया का मतलब क्लियर हुआ? उसको गैलीलियो है ना, बोर्ड है ना पूरा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। बट यहाँ पे भी देखो स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म स्पीड आ रहा है ना, इसके बिना ये डेफिनेशन अधूरा होता है। एग्ज़ाम में अगर टीचर चाहे तो ये नहीं लिखेगा ना, तो काट देगा पूरा का पूरा डेफिनेशन, ठीक है। तो ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन एट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब अप्लाई करना या लगना, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना काम करे, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना काम करे, उसको बदलने के लिए, किसको बदलने के लिए? उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को। यही है न्यूटन के गति का पहला नियम या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हुआ? तो कैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेवलप हुआ हम लोग देख लिए, एरिस्टोटल से ले करके अभी न्यूटन तक, ठीक है, एरिस्टोटल, गैलीलियो, उसके बाद न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गया? ये है पूरा डिटेल्ड ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे एक बात और तुम लोगों को ध्यान रखना है प्रैक्टिकल करने से पहले,
कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर ये बॉल स्पंज का है, बहुत हल्का है, ठीक है, इसका इनर्शिया कम है, कैसे पता करेंगे? इसको हिलाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, हवा से भी हिल जाएगा ये, तो इसको फूंक मारेंगे जोर से हिल जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका इनर्शिया कम है। इसी के जगह लोहे का बॉल होता तो उसका इनर्शिया क्या होता? ज़्यादा होता। तो मास जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अब मास से ही वेट सब निकलता है ना, बताए थे ना, ग्रेविटी इनटू मास बताए थे ना, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो इसके साथ ग्रेविटी लगा देंगे तो वेट हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। क्लियर? ये है, बंद कर दो। हाँ पूरा।